मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आएंगे। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के साथ राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। यूँ तो इन दोनों सीटों के नतीजे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन ये सूबे की सियासत को प्रभावित जरूर करेंगे। वजह है, इन चुनावों के जरिए एक बार फिर जनमत का परीक्षण होने जा रहा है। लगातार जीत हासिल कर रही बीजेपी जनमत अपने साथ होने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जनता से जो वादे कर वोट लिए उनसे वो मुकर रही है। खासकर गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, लाडली बहनों को 3000 महीना देने के वादे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। नतीजे सरकार के पक्ष में आते हैं तो विपक्ष को निरुत्तर होना पड़ेगा। नतीजे सरकार के खिलाफ आए तो विपक्ष से जनता का जवाब बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ये चुनाव सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह है। राष्ट्रीय मुद्दों पर हुए लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो दोनों की अगुवाई में सिर्फ एक चुनाव छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुआ है, जहां बीजेपी ने बाजी मारी है। अगर बुधनी और विजयपुर दोनों जगह बीजेपी जीत हासिल करती है तो पहले से 0-1 के मुकाबले में आगे चल रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कद में इजाफा होना तय है। वहीं अगर दोनों में से एक सीट भी कांग्रेस जीतती है तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पार्टी में अपना कद बढ़ाने में कामयाब होंगे। कांग्रेस दोनों सीट हारी तो पहले से ही अपनों के निशाने पर चल रहे जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ना तय है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दोनों ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और कंस वाले एक ही रास्ते पे जाते हैं, ये बाहर ही नहीं आते। जब देखो जब अन्याय करने की बात करते हैं, ये कांग्रेसी लोग बहुत गाली बक रहा है हमको, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बोलने दो, शिशुपाल को याद कर लेना। शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को उनके जीते जी जाने क्या क्या कहा था। जैसे कृष्ण भगवान ने उंगली उठाई थी, सुदर्शन चक्र आया। जैसे 95, 96, 97, 98, 99 और 100 उंगली उठे, सुदर्शन चक्र आया, धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन काट दी। आप भी उसी दिन जैसे उंगली उठाओगे, बटन दबाओगे, कमल का फूल खिलेगा, कांग्रेसी अपने आप निपट जाएंगे, ये हमारा चुनाव पूरा हो जाएगा। बदलाव है भयंकर, अद्भुत, अकल्पनीय। केवल चुनाव लूटेगी बीजेपी, सरकार और प्रशासन और पैसे से। किसी भी रूप में इस बार चुनाव कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लूटने नहीं देगा। बात दोनों सीटों के समीकरण की करें तो बुधनी भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में एक है। यहाँ भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन विजयपुर में मुकाबला कड़ा है। यहाँ से 6 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे रामनिवास रावत भाजपा में आकर मंत्री बनने के बाद मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 वोट पाने वाले आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि भाजपा इसे कोई चुनौती नहीं मानती, वो दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस विजयपुर में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन बुधनी में उसका आत्मविश्वास टगमगा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा की बुधनी और विजयपुर क्षेत्र के दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजयश्री होना सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने का काम किया और साथ ही साथ मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों पर मोहर लगाने का काम किया है, सरकार के साथ चल के क्षेत्र के विकास का एक संकल्प किया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है। जिस तरह का माहौल बना है कि बुधनी में हमने बहुत जबरदस्त टक्कर दी है और विजयपुर में जीत की बहुत अच्छी आशंका है, तो उसको लेकर भी काफी उत्साहित है। उपचुनाव के नतीजे अमूमन सत्ता पक्ष के पक्ष में ही आते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये इलेक्शन मैनेजमेंट पर भी निर्भर करते हैं। देखना ये है कि बुधनी और विजयपुर में किसका इलेक्शन मैनेजमेंट काम आता है, किसका कौन सा दांव सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बुधनी और विजयपुर की बाजी पर। दरअसल कल दोनों क्षेत्रों के उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आज एक तरह से कत्ल की रात है और कल नतीजों का दिन है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये रात कितनी भारी है। दरअसल बीजेपी इस मामले में आश्वस्त है कि दोनों सीटों पर वो जीत हासिल करेगी। बुधनी मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा के
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मजबूत सीट है और यहाँ से वो पिछला चुनाव अगर हम 2023 की बात करें तो 1,04,000 से ज़्यादा वोट से जीते थे। भाजपा का मानना है कि कितनी भी नाराज़गी होगी, कितना भी सबोटेज किया जाएगा, 1,04,000 की जो खाई है उससे भर पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल वाला होगा। विजयपुर की जहाँ तक सीट का सवाल है तो कांग्रेस की जो प्रत्याशी थे वो आज भाजपा के हैं, मंत्री के रूप में मैदान में है, तो देखते हैं इस पर। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। कौन जीतेगा बुधनी और विजयपुर की बाजी? बुधनी में कोई चमत्कार करने की स्थिति में है कांग्रेस? विजयपुर में कांग्रेस के जाल में फंस तो नहीं जाएंगे रामनिवास रावत? उपचुनाव में किन मुद्दों पर पड़े वोट, किसका मैनेजमेंट रहा बेस्ट? ये 4 मुद्दे हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे स्काइप पे हमारे तीनों मेहमान। मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ, क्योंकि जहाँ तक बीजेपी कांग्रेस सवाल है तो दोनों आज भी खम ठोकेंगे और कहेंगे कि कल हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन थर्ड एम्पायर के नाते आपसे पूछेंगे कि कल का जो नतीजा है वो किस तरफ झुकता हुआ आपको दिख रहा है, और उसके बाद मैं आऊँगा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ। पहले देवदत्त जी, आपकी राय। देखिए, जिस तरह से हम और आप देखते हैं कि बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, विधानसभा, लोकसभा, और सत्ताधारी दल के लिए बहुत मदद मिल जाती है उपचुनाव जीतने के लिए, उस हिसाब से सभी कहेंगे कि भाजपा ठीक है। लेकिन मैदान में जिस तरह से संघर्ष करना पड़ा, जिस तरह से जातियों की गोलबंदी हुई, उससे बड़े टफ हो गए दोनों चुनाव। और बुधनी की अलग परिस्थिति थी कि वहाँ शिवराज सिंह सामने प्रत्याशी नहीं थे, और भाजपा ने जब रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी घोषित किया तो राजेंद्र राजपूत और उनके समर्थकों ने पहली बैठक में ही, जैसे रामपाल मौजूद थे भौरुदा में जो बैठक हुई, उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। एक राजपूत कर्टी सेना से खड़ा भी हो गया था बाद में। तो मैदानी परिस्थिति बड़ी टफ थी। हालांकि जितने संसाधन, जितनी सभाएं, जितने कार्यकर्ता बीजेपी के पास थे, उसकी अपेक्षा कांग्रेस बहुत कमजोर थी कई मामलों में। लेकिन ये जो माहौल बना वो बड़ा मुकाबले का बना। और विजयपुर में तो बड़ी जाती है कि गोलबंदी कांग्रेस ने जो की वहां पर, चाहे वो कुशवाहा हो, आदिवासी हो, जाट और समाज हो, उससे बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री लगातार जा रहे थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, और जितने आदिवासी वर्ग के बीजेपी के बड़े नेता थे, 4 तो मंत्री वहां डेरा डाले रहे। विधानसभा सिंह तोमर अमूमन विधानसभा अध्यक्ष ऐसे घूमते नहीं, जैसे उन्होंने प्रचार किया, गांव-गांव गए। तो इन उपचुनाव में कई बार तो परिस्थिति ऐसी बनी जैसे 2018 के पहले मुंगावली, कोलार, चित्रकूट में बनी थी कि बड़ा टफ मुकाबला हो गया बड़ा। तो पर बीजेपी ने बहुत कुछ उसको किया। कितना मैनेजमेंट किया, क्या हुआ, ये तो अब कल हम और आप इस समय जब यदि बैठेंगे तो तब तक सब तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक तरफा मामला बड़ा कांटे का रहा। जो 1 लाख का शिवराज सिंह जीते थे वो तो लोगों ने छोड़ ही दिए, ये था कि कैसे भी जीत जाए। और इधर विजयपुर में तो रामनिवास रावत को अपनी बचाने के लिए बड़ा मुकाबला करना पड़ा, सामना करना पड़ा। बिल्कुल देवदत्त जी, विजयपुर में रामनिवास रावत राम के भरोसे हैं और बुधनी में भाजपा शिवराज के भरोसे है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन जो गणित है वो ये कि पिछले बार विजयपुर में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने 44,128 वोट लिए थे, और जो रामनिवास रावत की जीत का अंतर था वो था 18,051 वोटों का, 57 वोटों का। अगर इस दोनों को जोड़ लिया जाए, 44,000 वोट मुकेश मल्होत्रा के जो उन्होंने निर्दलीय हासिल किए थे, और 18,000 की वो लीड जो रामनिवास रावत को मिली थी जीत के लिए, उन दोनों का अगर हम जोड़ करते हैं तो वो 62,187 आता है। और पिछले चुनाव में रामनिवास रावत को कुल 69,000 वोट मिले थे, जिसमें उन्होंने 18,000 से जीत दर्ज की थी। तो कह सकते हैं कि विजयपुर में भी मुकाबला कांटे का है, क्योंकि आज हमारी इस बातचीत से कोई मतदान कल नहीं होना जिससे मतदान पर कोई असर पड़ेगा।
आज हम उस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसका छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, उसकी बारीकी से बातचीत कर रहे हैं कि जो कल संभावित दिखती है। दूसरा, जहां तक बुधनी की बात है, बुधनी विधानसभा क्षेत्र शिवराज जी के वजह से भाजपा के लिए का अभेद्य दुर्ग था, लेकिन शिवराज जी के हटने के बाद जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 1,04,000 की जो लीड थी शिवराज जी की या भाजपा की, वो इतना टफ चुनाव हो गया है कि वो लीड भी अब कमतर लगती है। अगर हम बीजेपी के लोगों की बात सुने जो बुधनी के लोग करते हैं, उस हिसाब से बीजेपी में थोड़ी सी घबराहट है। प्रत्याशियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, जाहिर है कि हर प्रत्याशी बोलेगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, लेकिन 1,04,000 की सीटों वाली बुधनी जो भाजपा ने बढ़त बनाई थी वो भी कांटे के मुकाबले में आ गई है। मैं दो बात और करके चर्चा की शुरुआत करूंगा। एक तो ये कि राजकुमार पटेल का 20 साल से बुधनी क्षेत्र से वास्ता कम था, वो वहां के बाशिंदे जरूर हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी बीजेपी कांग्रेस के शिवराज सिंह के या शिवराज सिंह और राजकुमार के बीच में कि दोनों में से कोई एक लड़ेगा। इस बार चूंकि शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं है और राजकुमार पटेल मैदान में है, तो दावा यह था राजकुमार पटेल का कि जो वोट उनको मिलते आए शिवराज को, अब वो मेरे पाले में शिफ्ट होने चाहिए। अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है, तो बीजेपी वहाँ बहुत कड़े मुकाबले में है। ये दो जगह की तस्वीर है। अब मैं चर्चा की शुरुआत में आता हूँ। यादव जी, आपके पास आपकी सरकार है, जीत का सेहरा आपके हाथ में है, किस ढंग से देखते हैं कल के, क्योंकि कल मैं इसको और देशी भाषा में कहें तो कल प्रसव वेदना के बाद पता लग जाएगा कि जच्चा बच्चा को क्या हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति है कि पुत्री की प्राप्ति है या फिर मामला गड़बड़ है। आपकी राय किस ढंग से देख रहे हैं? पार्टी, संगठन और हमारी सरकार उस विद्यार्थी की तरह है जो साल भर पढ़ाई करता है और हमेशा परीक्षा में अपने परिणाम का इंतजार करता है, क्योंकि हमारा परिश्रम साल भर रहता है। ये 10 दिन 15 दिन के परिश्रम वाली पार्टी नहीं है। दोनों ही उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीतने जा रही है। उसके कई मुख्य कारण है। दोनों जगह हमने एक सकारात्मक चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरीब कल्याण की जो नीतियां हैं, अंत्योदय की जो योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों का भारी समर्थन हमें दोनों ही क्षेत्रों में मिला। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, और ऐसी ही अनेकों योजनाओं जिनके लाभार्थियों की संख्या दोनों क्षेत्रों में 80% से अधिक थी। तो उन सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम पॉजिटिव वे में चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी में बिखराव दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है रामनिवास रावत जी ने पार्टी छोड़ दी, दल बदल हमारा मुद्दा है, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने की बजाय एक ऐसे नेता को चुनाव लड़ाती है जो पूर्व में भाजपाई थे और पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े और अभी केवल चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो आपने खड़ा कर दिया। ऐसे में आपका दल बदल का मुद्दा पूरी तरह समाप्त हो गया। दूसरी तरफ बुधनी में आपने लगातार 7-8 चुनाव हारे हुए और 2009 में तो पार्टी की उम्मीदवारी बेचने का आरोप जिन पर लगा, हम नहीं लगाते, आपने निष्कासित किया था उन्हें इसी आरोप में कि विदिशा में उन्होंने पार्टी की उम्मीदवारी बेच दी और 6 साल वो निष्कासित रहे। तो ऐसे नेता को आपने उम्मीदवार बना दिया। तो कांग्रेस पार्टी तो जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए। हमारा संगठन मजबूती से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और कांग्रेस हमेशा व्यक्ति आधारित पार्टी होती है। तो जो विजयपुर में पुरानी जीत कांग्रेस की दिखती है वो कांग्रेस की जीत नहीं है, वो रामनिवास रावत जी की जीत है, क्योंकि रामनिवास रावत लगातार 8 में से 6 चुनाव विजयपुर में जीते। तो रामनिवास जी की ताकत, भाजपा का संगठन, तो ये तो 1 पे 1 11 हो गया है। तो बुधनी और विजयपुर दोनों जगह हम लंबे अंतर से जीतने वाले हैं। और प्रमाणिक तौर पर आप देखें विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी दोनों क्षेत्रों में हमारी बढ़त बड़ी है। बुधनी में जहां 1,05,000 की बढ़त थी वो लोकसभा में 1.5 लाख हो गई। विजयपुर में जहां भाजपा विधानसभा में हारी थी, लेकिन रामनिवास जी के आने के बाद क्योंकि वो जनता का जनादेश लेके भाजपा में शामिल हुए थे,
35,000 मतों से बढ़त भारतीय जनता पार्टी की विजयपुर में थी। दोनों क्षेत्रों में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने बहुत निम्न स्तरीय राजनीति करी। निर्वाचन अधिकारियों की जाति, निर्वाचन में कौन से कर्मचारी लगे हैं, वो कौन से समाज के अधिकारी सही काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी एजेंट बन के काम कर रहे हैं, इस तरह की परंपरा कभी भी मध्य प्रदेश की नहीं रही है। अधिकारी हमेशा निष्पक्ष होते हैं, वो किसी जाति समाज के नहीं होते हैं, वो केवल निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की बौखलाहट दिखाकर अपनी गरिमा गिराने का काम किया है। चुनाव में हार जीत चलती है, हार जाओगे, आगे तैयारी करना, लेकिन इस तरह की गरिमा नहीं गिराना चाहिए। अब मेरी अपील है कि आज कांग्रेस के नेता बहस में बैठे हैं, कल चुनाव परिणाम आने के बाद स्वीकार करें, फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़े, और अगर यही करना है तो चुनाव लड़ना छोड़ दें। चलिए, मैं बात करता हूं हिमानी जी से, लेकिन एक बात यादव जी जरूर है कि ये 2 उपचुनाव से ना तो सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है। ये बात कांग्रेस भी जानती है और भाजपा भी जानती है, और भाजपा का कार्यकर्ता भी जानता है। लेकिन कई बार कार्यकर्ताओं की ये जो इन मुद्दों को लेकर जो नाराजगी होती है ना, उनको पता है कि हमारी ना तो सरकार बिगड़ रही है ना बन रही है, लेकिन इस मुद्दे पर थोड़ा सबक सिखा दिया जाए। अगर ये भाव आ गया तो फिर इसलिए कह रहे हैं कि मुकाबला कांटे का दिख रहा है। कई बार ये जब भाव आता है तो बहुत सारे तर्क जो हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। तो देखते हैं कल 11-12 बजे तक स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। हिमानी जी, कुछ घंटे और बचे हैं, तब तक आप भी इस अखाड़े में हाथ आजमाइए और भाजपा को चित करिए। और वैसे भी आजकल रिवाज ये हो गया कि अखाड़े में कोई चित होने से हार नहीं मानता है, जब तक कि लोग कहते हैं कि ची ना बुलवा दो आप। तो देखते हैं कल ची कौन बोलता है। अभी आपकी राय। आपने अभी अपनी बहुत सारी भूमिकाएं जो शुरू में दी थी और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी ने जो बोला, उससे पूरा एक कंक्लूजन निकाला मैंने कि सत्ताधारी दल था। बहुत सारे अजय सिंह जी के दावे यहीं फेल होते नजर आ रहे हैं कि सत्ताधारी दल था, फिर भी संसाधनों का दल, सब तरह का उपयोग करना पड़ा, पूरा दम लगाना पड़ा। तो जो विकास का ये लोग दावा करते हैं, उसकी तो यही पोल खुल जाती है कि अगर विकास किया होता तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। दूसरे चैनल पर एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है, जनता की नीतियों पर। तो फिर जो 6 बार के विधायक थे जिनका जनता की नीतियों से कोई लेना देना ही नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट क्यों दे दिया? अगर कांग्रेस से वो व्यक्ति जो है वो अपनी वजह से लड़ रहा था और उसका विकास से कोई लेना देना नहीं था, तो क्यों टिकट दे दिया आपने? आप अपने ओरिजिनल कार्यकर्ता को किसी को वो दे देते। लेकिन अभी आपने एक चीज बोली थी कि कल पुत्र होगा या पुत्री, पुत्र या पुत्री कुछ भी हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस स्वस्थ होना चाहिए। तो जो जीत होगी या हार होगी किसी की भी, वो स्वस्थ रूप से होनी चाहिए। ये हमने जो ये बोल रहे थे अभी अजय सिंह यादव जी कि करने वाला गलत नहीं है, बोलने वाला गलत है। आपने इस तरह से नियुक्तियां की, जो अधिकारी होते हैं वो इंसान नहीं होते, उनमें भावनाएं नहीं होती, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। क्या वो एक पार्टी को नहीं चुनते? क्या चुनाव से पहले उनके वोट नहीं डलवाए जाते? तो वो किसी की तरफ बायस नहीं हो सकते? क्यों इस तरह का प्रतिशत रखा गया? और ये चीजें जो विजयपुर में हुई, वो सब आप लोगों ने, मीडिया वालों ने चैनलों के माध्यम से दिखाई, और कई चैनलों ने, सभी ने बोला कि वहां की जनता धरने पर बैठी है, वहां की जनता ये बोल रही है आदिवासी लोगों को पर्चियां नहीं बांटी गई। पर्चियां बांटने का काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, ये चुनाव आयोग को ही करना गया था। तो ये फिर कितना बड़ा फेलियर है, और कहाँ इस पे सवाल नहीं उठते हैं। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा कि नोट बांटते हुए लोग पकड़े गए, और आप बोल रहे हैं कि करने वाला जो है वो गलत नहीं है, बोलने वाला गलत है। तो इस तरह की चीजें हो जाए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पुत्र या पुत्री कुछ भी हो, स्वस्थ होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने तो वो चुनाव आयोग कि प्रसव योजना है सबके लिए। कोट करके मैं दूसरी चीज बोल रही हूँ कि जीत हार कैसी भी हो, स्वस्थ रूप से होनी चाहिए। प्रशासन का, चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका, हमारा मध्य प्रदेश का, इस देश के लोगों का वोट देने का अधिकार और चुनाव की जो व्यवस्था है वो आगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, अजय जी आ रहा हूँ जी, मैं अजय जी लौटूंगा आपके पास, देवदत्त जी के पास पहुंचू मैं, फिर आपके पास भी आ रहा हूँ। मेरा हिमानी जी से ही सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, बोल लूंगी, आप बोल लीजिएगा। मैं भी हिमानी जी के बाद आपको मौका मिलेगा।
जी। हाँ, विजयपुर की जीत जो थी वो तो रामनिवास रावत की पर्सनल जीत थी, और बुधनी की जो जीत होती है वो संगठन की जीत होती है। तो या तो एक चीज होगी, या तो वहां शिवराज जीत रहे थे और जो विरोध सामने आया वो शिवराज जी के अलावा बाकी सभी के लिए विरोध था, और अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर वैसे तो रिजल्ट कल सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन जब बातें कर रहे हैं तो फिर ये बात होगी कि या तो विजयपुर में कांग्रेस जीत रही थी या फिर बुधनी में। हिमानी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। देवदत्त जी, आपसे मैं बाद में पूछूंगा, पहले कुछ जवाब देना चाहते हैं अजय जी, उनकी बात हो जाए फिर मैं लौटता हूं आपके पास। अजय जी बहुत संक्षेप में कहें, लेकिन संक्षेप में बताएं, कहें आप जी। मेरा हिमानी जी से केवल एक छोटा सा सवाल है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया तो हो चुकी है, तो क्या चुनाव के निष्पक्ष का फैसला परिणाम के अनुसार करेंगे? वोट तो डल चुके हैं, तो या तो कह दीजिए कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और आप दोनों हारने वाले हैं, तो आप, या फिर आप हार जाओगे तो तब फिर ढोल पीटोगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, निष्पक्ष नहीं हुआ। चलिए, आपकी बात आ गई अजय जी, आपकी बात आ गई। हिमानी जी, कांग्रेस में हिमानी जी मैं लौटूंगा आपके पास आऊंगा। देवदत्त जी, जो सवाल उठाया है हिमानी जी ने और जिस तरह से जवाब मिला है, दिया है अजय जी ने, कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, या जैसे भी कल वोट जो डल चुके हैं, अब तो वोट डल गए हैं, परिणाम के आधार पर चुनाव की पक्षता और निष्पक्षता तय की जाएगी। तो अभी से तय हो जाएगी, अगर हारे तो गड़बड़ था और जीते तो ठीक था। मैं लौटूंगा आपके पास, आ रहा हूं हिमानी जी, धैर्य रखें। देवदत्त जी, आपकी राय। ये तो होता ही है, परीक्षार्थी भी कहता है कई बार कि प्रश्न पत्र टफ आया था, लेकिन जिस तरह के हम देखिए कि परिस्थिति चुनाव बड़े कसमाकस के चुनाव थे, बड़ी ऐसी परिस्थिति में चुनाव हुए थे जिसको दोनों दल समझ रहे थे। जैसे विजयपुर है, तो वहाँ रामनिवास रावत ने जब लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ी थी, तो जो लोकसभा के उम्मीदवार थे D2 से करवार, उन्होंने तभी से मतलब एक तरह से गांठ बांध ली थी कि इनके कारण हम चुनाव हारे हैं और हमें इनको हराना है। 6 लोग लग गए, जातियों को वोट बंद करने में लग गए। मुख्यमंत्री समझ रहे थे, वो लगातार उन्होंने पहले से करोड़ों के विकास कार्य वहाँ स्वीकृत करे, शिलान्यास किए और सब फुल टीम को प्रदेश भर की चुनिंदा जातियों के लोगों को लगाया। तो और उसके बाद आपने देखा, मतदान के बाद कांग्रेस ने एक सूची सौंपी चुनाव आयोग को कि 37 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ हुई है, बूथ के लड़ाई झगड़े भी उस समय हुए थे वहाँ। लेकिन जब चुनाव आयोग ने वहाँ परीक्षण कराया तो कांग्रेस प्रत्याशी ने भी लिख के दे दिया कि हाँ ठीक है, सब चुनाव ठीक है। तो या तो उन्हें आकलन कर लिया होगा कि इसके बावजूद भी हमारी स्थिति अच्छी है, तो उन्होंने कहा काय को रिपोलिंग करा। मतलब जो भी राजनीतिक दल क्या है, अपने हिसाब से बात बयान और वो सब करते हैं। तो उस समय उन्होंने जो भी बुरा भाव लगाया हो कि पहले शिकायत की और फिर कह दिया मतदान ठीक है। पर ये होता ही है चुनाव में हर बार की, जब जीत जाते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण था वो कि राजनारायण इंदिरा जी का जब चुनाव हुआ तो राजनारायण धरने में बैठ गए। किसी ने धीरे से कहा कि आप तो चुनाव जीत रहे, तो वोट गए और बस जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो ये राजनीति में होता ही थी। ठीक बात है, जीते का हारे का परिणाम और जीते का कोई नहीं होता। मैं आ रहा हूँ हिमानी जी, आ रहा हूँ पास। अजय जी बहुत संक्षेप में आप अपनी बात करें, फिर मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा हिमानी जी से। देखिए राघवेंद्र जी, चुनाव प्रक्रिया में कोई भी किसी भी तरह की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग पर विश्वास करना चाहिए। आपकी 99 सीटें इसी निर्वाचन आयोग से आई। राहुल गांधी रायबरेली और बायनेट इसी निर्वाचन आयोग के चुनाव में जीते थे, तो उसको आप सही कहें। और जहां हार जाए 29-0 मध्य प्रदेश में हो जाए, दोनों उपचुनाव हार जाए, तो कुछ ने लगे ही गलत परंपरा है। आप आत्म अवलोकन करिए, आपकी पार्टी के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, ना बूथों पे एजेंट है, ना ब्लॉक में कमेटियां हैं, ना जिले में कमेटियां हैं, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसे में आप केवल और केवल ठीकरा फोड़कर कैसे बच सकते हैं? और जनता के बीच में आप कोई विजन देने में सफल नहीं हुए। आपके पास किसी तरह का कोई विजन नहीं था दोनों उपचुनावों में। दूसरी तरफ मोहन यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन हमारे किए हुए कामों से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो हमारे जो गरीब कल्याण की नीति है उनका हमें मैं पूछता हूँ अजय जी, मैं पूछता हूँ हिमानी जी के पास आता हूँ। हिमानी जी, कल परिणाम तो स्वीकार करेंगे। ठीकरा फोड़ने की बात कर रहे हैं अजय सिंह यादव जी। इन्होंने शायद ये इनका ध्यान जो अभी भी जब से कांग्रेस में गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ बहुत ऑब्सेस्ड है, सिर्फ हमारे ही बयान सुनते हैं और हमारी ही बातें सुना करते हैं। इन्होंने शायद BD शर्मा जी का वो बयान नहीं सुना कि कांग्रेस के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। ये भी ठीकरा फोड़ने वाली बात थी और जो हार संभावित दिखाई दे रही थी। चलिए अजय जी, थोड़ा दिल बढ़ा रखिए, थोड़ा दिल बढ़ा रखिए, कोई दिक्कत नहीं।
होगा, जो भी चीजें हुई समय समय पर अजय जी शांत रहिए, अजय जी शांत रहिए, आपकी बात आ गई। मैं बोलता हूँ उनसे, आपकी बात आ गई, मैं उनसे कहता हूँ। दूसरी चीज इन्होंने जो ठीकरा फोड़ने का काम किया मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा, हमने तो समय समय पर चुनाव आयोग को सब चीजें बताई कि इस तरह का, अरे तो परिणाम स्वीकार करेंगे, ये तो बता दीजिए। मैं तो एक लाइन में पूछ रहा हूँ, आपने सब कुछ किया, चुनाव अच्छा लड़ा, तो परिणाम तो कल स्वीकार करेंगे ना। अजय सिंह जी, परिणाम में तो कोई आपत्ति अजय सिंह जी, मैं तो इतनी सी बात, अजय सिंह जी सीधे बात मत करिए प्लीज। ये तो नहीं हो सकता ना कि अजय सिंह जी, अच्छे या बुरे के साथ। अजय सिंह जी आप सीधे बात मत करिए, आपकी बात आ गई है। हिमानी जी आप अपनी बात रखें, अजय सिंह जी की बात का उत्तर न दें। चुनाव के रिजल्ट के आधार पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमने समय समय पर पहले भी अवगत कराया। हम कोई आज थोड़ी बोल रहे हैं, हमने जो जो चीजें होती रही उसके साक्ष्य दिए, वीडियो दिए। खुद सत्ता पक्ष का अध्यक्ष विजयपुर में कांग्रेस दबाव में काम कर रहा है। अजय जी हस्तक्षेप मत करिए, आपकी आवाज म्यूट हो जाएगी, आप मत बोलिए। अजय जी की आवाज को म्यूट करिए। चलिए, पार्टी के अध्यक्ष को उसी प्रत्याशी के दूसरी पार्टी के आप बॉर्डर के बाहर रोक रहे हैं। तो हमने तो जो कुछ हुआ, अब जनता को निर्णय करना है कि इस तरह की चीजों को मध्य प्रदेश में पनपने देना है या नहीं पनपने देना। वो सब कुछ कल सामने आ जाएगा। बाकी अजय जी मर्यादा छोड़कर ही आते हैं घर पर, उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए आप। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जनता ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। बाकी इन्होंने हर तरह का छल बल यूज करने का प्रयास किया था। चलिए, सभी की बात आ गई। अजय जी आपकी बात भी आ गई। उत्तर देना नहीं देना हिमानी जी का मामला है, लेकिन मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि कल नतीजे 11 बजे तक आ जाएंगे। देवदत्त जी आपका साधुवाद, अजय जी आपका बहुत धन्यवाद और हिमानी जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।